तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर होता है एससीसी का, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, तो उससे संबंधित जो कंप्यूटर फंडामेंटल की थ्योरी लेकर आया हूँ मैं इसमें। तो जो आपके जितने भी एमसीक्यूज थे लगभग मैंने करवा दिए आपके पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो अब लास्ट में क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को सवाल होता है कि सर एमसीक्यू नहीं, आप थोड़ा थ्योरी भी करवा दो हमें, ताकि हमें और अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। तो मैं पूरी की पूरी जितना भी आपका कोर्स है सारे क्या क्या करके थ्योरी लेकर आया हूँ। तो ब्रीफिंग में जल्दी से मैं आपको सारी थ्योरी भी इसमें समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आता है इसमें आपका आता है कंप्यूटर का विकास और पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर का कैसे डेवलपमेंट और कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स है उससे संबंधित है। तो बाइलिंगुअल में लेके आए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम करें। तो आपको पता है फर्स्ट जो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आज जो आई थी वो 1954 के आसपास आई थी, 1954 से 1958 तक। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे, ये कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। एक कमरे के माने कंप्यूटर हुआ करते थे और जिनमें क्या होती थी कि वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। और बहुत इनका काम क्या होता था, जो कैलकुलेशन होती है ना, जो कंप्यूटर पे आज के समय अपन कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं, वैसी कैलकुलेशन मान लो ये किया करते थे। लेकिन आज कैलकुलेटर इतना सा आता है, छोटे से एग्जाम्पल दो तो ये आप पूरे कमरे के मान आया करते थे। तो इनकी खास बात क्या है, जहाँ पर आपको वैक्यूम ट्यूब सब दिख जाए वहाँ पर कौन सा टिक मार देना, फर्स्ट जनरेशन को टिक मार देना है। फिर बात करें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर निकल कर आए। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो थोड़े और फास्ट वे से वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और क्या निकल कर आ गया, ट्रांजिस्टर से निकल कर आ गए। तो जहाँ पर तो आपको ट्रांजिस्टर दिख जाए कि कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, तो कौन सा करना आपको, सेकेंड जनरेशन करके आना है। याद रख लेना, जहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर सब दिख जाए वहाँ सेकेंड जनरेशन करके आना है। अगले वाला है, फिर धीरे धीरे और प्रोग्रेस हुई, फिर क्या गया, थर्ड जनरेशन आ गई। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो आईसीयू है, थर्ड जनरेशन है, इसमें क्या आने लगी, आईसी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पे आपको शब्द मिले, आईसी शब्द मिले, वो कौन सा होगा, थर्ड जनरेशन से संबंधित होगा। तो आपको पता है जो छोटी छोटी चिप लगी रहती हैं, आप मोबाइल में कंप्यूटर में देखते हो, ये क्या होती है, आईसी ही होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। तो जहाँ पर आईसी दिखा शब्द मिल जाए आपको क्या करना है, थर्ड जनरेशन करता है। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है और बनी किसकी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। समझ में आ गया आपको। थर्ड जनरेशन में जहाँ भी आईसी शब्द समझ जाए मिल जाए तो समझ लेना कि थर्ड जनरेशन से संबंधित है, इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म है, और साथ के साथ इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होगी और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है आईसी। अब लास्ट और फोर्थ में आपको बताऊं, जो चौथी जनरेशन जो आज के समय अपन कंप्यूटर चला रहे हैं वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं, वो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये कौन से फोर्थ जनरेशन के हैं। और ये किस पर काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं। ठीक है, किस पर काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनके अंदर लगे होते हैं, छोटी छोटी चिप है, वो उनको और भी छोटा करके लगा दिया गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं। और आज के समय अब आप देखो, लेनोवो ने अपना जो नया लैपटॉप लॉन्च किया वो किस पे, एआई बेस्ड लैपटॉप है। तो जो फिफ्थ जनरेशन है, जो अब जब जब लैपटॉप आएंगे वो किस पे होंगे, एआई बेस के लैपटॉप होंगे, जो अभी तक अब धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। समझ में आ गया। ये तो था आपके कंप्यूटर की जनरेशन्स, जितनी जनरेशन होती है जो जो आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ मैं जल्दी से। जहाँ पर भी आपको वैक्यूम ट्यूब दिखे फर्स्ट जनरेशन करना है, जहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर दिखे सेकंड जनरेशन करना है, जहाँ पर आपको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट दिखे थर्ड जनरेशन करना है, जहाँ पर आप माइक्रो प्रोसेसर देखिए आपको क्या करना है, फोर्थ जनरेशन करना है, और एआई दिख जाए तो फाइव जनरेशन कर लेना है। समझ में आ गया। अब आपको करना है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें माइक्रो कंप्यूटर की। पहला टाइप आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो का अर्थ आता है, माइक्रो शब्द को से पता होगा आपका, छोटे कंप्यूटर से संबंधित होता है। तो जो कंप्यूटर होते हैं जिनको आप घर में यूज करते हो, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते हैं।
समझ में आ गया आपको। तो जो व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए अपन जिन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है इन्हें। बस समझ में आ गया ना आपको। जो आपको घर में यूज करे वही माइक्रो कंप्यूटर आएगा। माइक्रो मतलब छोटा, समझ में सबसे छोटा रूप होता है माइक्रो कंप्यूटर का। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर देखे रखे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट हो गया, ये सब देखे रखे, तो आप क्या टिक कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर टिक कर देना। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए इसमें। अगले वाला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या होता है, जिनका प्रयोग है ना बिजनेस वगैरह में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का किस में प्रयोग किया जाता है, बिजनेस वगैरह में किया जाता है। जो बड़ी कैलकुलेशंस हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, इन सब में। अब जो मूवी वगैरह बनाई जाती है ना, तब जो मूवी वगैरह बनाते हैं तो उनमें जो ग्राफिक बनाए जाते हैं तो उनमें मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए, या जो आपका रिलायंस जैसी कंपनी होती है तो उनके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो समझ लेना, जहाँ पर मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस के कौन से का प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो अब बिजनेस सब दिख जाए तो आपको मिनी कंप्यूटर करके आना है। 3 नंबर प्रश्न है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इनका कहाँ पर प्रयोग होता है, तो सरकारी संस्थाएं जितनी भी होती है ना, वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो बैंक हो गया, सरकारी कार्यालय हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर किया जाता है। अब इसका क्या कार्य होता है, ये एक मेन कंप्यूटर होता है, समझ गए, एक मेन सर्वर की तरह होता है, और इससे बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। समझ में आ गया, एक मेन कंप्यूटर होगा, उससे सारे क्या होगा, अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े होंगे एक साथ। एक हजार कंप्यूटर्स कोई अपने साथ जोड़ सकता है। तो समझ में आ गया। मेन फ्रेम किससे याद कर लेना, मेन, एक आदमी मेन हुआ है ये खुद ही, और बाकी कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका कहाँ पर प्रयोग होता है, बिग कंपनीज एंड यूज इन द बैंक्स, तो बैंक वगैरह में यूज किया जाता है। अगले वाला 4 नंबर सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनका साइंटिस्ट हो गया, रिसर्च हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, जो अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, इन सब में यूज किया जाता है। तो मौसम विज्ञान हो गया, अनुसंधान हो गया, साइंटिस्ट हो गया, गणनात्मक कार्यों में इसका यूज किया जाता है। तो आपको पता है जो कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ये बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, बहुत हाई लेवल के कार्यों को करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको कराऊँ कि भारत का जो आपका सुपर कंप्यूटर था पहला, उसका क्या नाम था, परम 800, परम 8000, सॉरी, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको 1991 में CDAC के द्वारा बनाया गया था। अच्छे से याद कर लो, ये प्रश्न आ सकता है कि परम 8000 है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलो शुरू कर, अब अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम आपका कैसे कार्य करता है, इसका आर्किटेक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले वाला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो CPU होता है उसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सबको पता, आपने बचपन से ही पढ़ रखा है इन सब चीज़ों में। अब CPU के आपका क्या होता है, CPU के दो भाग होते हैं। CPU के दो भाग होते हैं, ALU और CU। समझ में आ गया। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। तो ALU का कार्य क्या होता है, ALU को कार्य होता है कि जितने भी प्रकार के जो अर्थमेटिक डाटा हो गया, मतलब गणितज्ञ और तार्किक के कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ALU का। मतलब आपने कंप्यूटर पर टाइप किया कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है आपको, 4 + 4 = 8 हो गया, और कोई भी चीज़ को मतलब कोई भी लॉजिकल चीज़ करनी है, जैसे कोई लॉजिकल चीज़ मतलब कोई भी MS वर्ड पे कोई भी चीज़ों को टाइप करना है, इन सब चीज़ों को करना है, तो इन सब चीज़ों को कौन करेगा, ALU परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। जिसमें तार्किक शब्द आपको दिख जाए और गणितज्ञ शब्द जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर ALU टिक मार के आना आपको, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और फिर एक और होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो, जैसे आपने MS वर्ड खोलने का ऑप्शन दिया, आपने जो गाना चलाने का जो टिक किया, और आपने जो ये कोई भी वीडियो चलाने का कार्य शुरू किया, कंट्रोल यूनिट, तो वो क्या होगा, वो किस में आएगा, कंट्रोल यूनिट में आएगा आपका। तो समझ में आ गया आपको। ALU क्या करता है, मैथमेटिक गणितज्ञ और तार्किक कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट है वो सारे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, आप जो उसको देते हो।
अब बात करें मेमोरी, तो मेमोरी होती है वो तो आपको पता है मेमोरी 3 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम, रोम और कैप्चर मेमोरी। तो पिछले जो वीडियो हैं एमसीक्यू वाले अच्छे से बता रखा है मैंने रैम, रोम और कैप्चर मेमोरी में क्या फ़र्क होता है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो जिसको आप कभी भी मतलब क्या होती है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। आपके जो ऐप वगैरह चलते हैं ना बैकग्राउंड के अंदर, आपका जो वीएलसी चला लिया आपने कंप्यूटर में, एमएस वर्ड चला लिया, एमएस पेंट चला लिया आपने और कोई फाइल खोल ली, तो ये क्या होंगे, ये सारे के सारे रैम के ऊपर ही स्टोरेज होते हैं। और या ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है या वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी का शब्द दिख जाए वहाँ पर क्या करने क्या आना, आपको रैम शब्द का उपयोग करके आना है। फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम की बात करें तो रोम होते हैं परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, नॉन वोलेटाइल होता है पूरा। नॉन वोलेटाइल का क्या अर्थ होता है, मतलब आपके जो कोई फाइल डाउनलोड करके रख लिया आपने, या फिर आपने कोई कोई सॉन्ग रख लिया, या आपने कोई प्राइवेट आपने कोई फ़ोटो वगैरह रख ली, तो ये क्या होती है, या कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करके रख रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, परमानेंटली स्टोर होती हैं कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है इसे। समझ में आ गया। एक और उदाहरण देके बताऊं, अगर जब फ़ोन को स्विच ऑफ करके या लैपटॉप को स्विच ऑफ करके और जो वापस से ऑन करते हो, शट डाउन करके वापस ऑन करते हो, तो अगर जो फाइलें अगर आपकी डिलीट नहीं हो रही हैं तो वो रोम पर स्टोर है, और जो फाइलें आपकी हट जाती हैं बैकग्राउंड से तो वो रैम में स्टोर होती हैं। जैसे कि आपने वीएलसी चला रखा था, फाइल चला रखी थी, सब कुछ चला रखा था, 5-6 ऐप चला रखे थे, स्विच ऑफ या शट डाउन करके वापस ऑन किया तो सारे ऐप हट जाते हैं ना, तो वो समझ लेना वो कहाँ पर चल रहे थे, रैम पर चल रहे थे। और आपने जो मूवी डाउनलोड कर रखी तो वो तो नहीं डिलीट होती है ना, तो वो रोम पर रहती है। कैप्चर मेमोरी, तो कैप्चर मेमोरी क्या होती है, ये जो आपने कंप्यूटर है समझे, रैम पर आपने ऐप खोलने का जो ऑप्शन दिया, और आपने साथ साथ वीएलसी का भी दे दिया, आपने साथ के साथ किसका दे दिया, आपने को फाइल खोलने का भी दे दिया। अब क्या हुआ, कंप्यूटर को सारी चीज़ें साथ नहीं करेगा, तो ये जो मेमोरी है एक साथ जो इंस्ट्रक्शन जो आपने तुरंत दिए हैं वो सारे के सारे कैप्चर मेमोरी के पास चले जाएंगे। ठीक है, कैप्चर मेमोरी तीनों को आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए इनको स्टोर कर लेगा, और ये क्या छोटी सी मेमोरी होती है, एक एक इंस्ट्रक्शन को रखती है, और फिर सीपीयू के पास क्या करेगी, पहले जो आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया उसको पास, वो वाली मेमोरी उसके पास जाएगी, फिर दूसरे वाली, फिर तीसरे वाली। तो ये क्या होती है, छोटी मेमोरी होती है, और सीपीयू और जो ये आपका जो कंट्रोल जो रैम और रोम के बीच में कार्य करती है। तो सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का अगर कहाँ पर ऑप्शन आए तो कौन सी मेमोरी करके आनी आपको, कैश मेमोरी को करके आना आपको। अगले वाला इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस बताना है, जो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जिनसे आप इंटर कोड अंदर जो डाटा होता है, आपको जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो अंदर की तरफ देते हो। तो ये डेफिनेशन नहीं आती, इसमें आपके एग्जांपल आते हैं कीबोर्ड। तो इसका क्या एग्जांपल होते हैं इनपुट डिवाइस के, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप क्या इंस्ट्रक्शन अंदर देते हो ना। एक और एग्जाम्पल क्या होगा, अच्छे से देख लेना, माउस और कीबोर्ड क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। साथ के साथ जो माइक्रोफोन है, समझ में आ गया, जो टीचर वगैरह लगा कर रखते हैं ना, आप जो एक क्लासें लेते हैं तो वो माइक्रोफोन हो गया। स्कैनर, आप जो स्कैनर करते हो पैसे वगैरह स्कैन करने के लिए, तो वो भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। साथ के साथ एक और क्या होगा, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक होगा, वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करूँ आपको, तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कौन से होंगे। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया और स्कैनर हो गया। ये सारे के सारे क्या इनपुट डिवाइस हैं, अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, मॉनिटर आएगा। कोई भी कंप्यूटर होता है उसका मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, समझ में आ गया, मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, प्रिंटर आएगा, फिर उसमें आएगा आपका प्रोजेक्टर आएगा। क्या आएगा, प्रोजेक्टर आएगा आपका। तो ये सारे किसके उदाहरण होते हैं, ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन और प्रोजेक्टर, समझ में आ गया। तो इसमें प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर और मॉनिटर, ये सारे मेन उदाहरण हैं। इनमें से आपको एक दे के रखेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।
अब आपके बात करें, अगला प्रश्न आता है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसी कैसी डेफिनेशन आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस का कार्य करता है वही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका उदाहरण दूँ तो जो ऐप वगैरह चलाते हो आप, और जो आपने क्या किया, ऐप है आपके पास VLC प्लेयर, और माउस से आपने उस पर क्लिक करके उसको ओपन किया, तो ये सारी प्रोसेस किसके ऊपर हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो रही है। तो आपने नहीं सुना होगा कि भाई मेरे लैपटॉप की तो विंडो उठ गई या कंप्यूटर उठ गया, और तो क्या होता है उसमें उसकी विंडो उठ जाती है, तब तो वो काम करना बंद कर देता है। उसके अंदर आप ना तो कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते, ना माउस का प्रयोग कर सकते, ना कोई सॉफ्टवेयर चलता है। तो समझ में आ गया ना, जो जहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों जिस पे कार्य करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो अब आगे एक बात बताऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। पहला नंबर टाइप होता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी कार्य होते हैं उनको एक साथ कार्य करने का प्रयास करता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया। दूसरा होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और सभी के उदाहरण भी देकर बता दूंगा मैं आपको आगे जाकर। अगले तीसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर एक से अधिक लोग हैं वो कार्य कर सकते हैं। जैसे बैंक का आपको जो ATM होता है ना, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वो कौन सा होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब बैंक से एक से अधिक 5 से 6 आदमी क्या कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं ना, कोई भी जाकर, तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये CPU को समय के साथ साझा करता है, मतलब जो CPU होता है उसमें टाइम के साथ आप चीज़ों को बदलाव कर सकते हो। और अगला होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कई कंप्यूटर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो बड़ी बड़े जो ये रिसर्च सेंटर होते हैं ना, वहाँ पर क्या होगा, एक साथ कई कंप्यूटर उससे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जुड़े होंगे, इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इतना नहीं आता, इतने ज़्यादा यहाँ पर इनके टाइप इंपॉर्टेंट है इनके उदाहरण। तो विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आपको पता है, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, विंडो NT हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब उदाहरण है। लाइनक्स यूनिक्स विंडो NT हो गया, MS DOS हो गया, और ये क्या हो गया उसका, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये एप्पल का है, एंड्रॉयड हो गया। ये सब किसके उदाहरण होते हैं, ये सब उदाहरण होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी जो लास्ट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उस पर आ गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित आपको क्वेश्चंस अब मैं करवाने वाला हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है आपकी, पहले वाला होगा लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज है जो कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के नाम से उसको जाना जाता है। तो मतलब आप जो कैलकुलेटर पर कार्य करते हो ना, जो कैलकुलेटर होता है उस पर जो कार्य करते हो वो परफॉर्मेंस होती है, वो क्या कौन सी लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जिसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लेना आपको, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, और सेकेंड लैंग्वेज में किसका प्रयोग हुआ था, असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था। अच्छे से याद कर लो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, सेकेंड लेवल जो जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया था। अब बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो आज के समय में जनरेशन के कंप्यूटर में जिस प्रकार के जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गया, C++ हो गया, ये सारी की सारी किस पे आती है, लैंग्वेज पे आती है। स्किप मत करना, लैंग्वेज का पर्सन ऐसा कैसा उठ के आएगा आपके सामने। तो इसमें बता दूं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड जनरेशन की जो आती है जनरेशन्स, वो कौन सी है, C++ और जावा। तो थर्ड जनरेशन की याद रख लेना आपको, C से संबंधित दिख जाए आपको और जावा दिख जाए तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन में कौन सी है, SQL और मैटलैब, सरल डाटा से संबंधित होती हैं। तो याद रख लेना, फोर्थ जनरेशन में कौन है, SQL और MATLAB से संबंधित जो जनरेशन फोर्थ जनरेशन की है। और जो फिफ्थ जनरेशन इसमें कौन सी है, AI है, प्रोलोंग और मरकरी जैसी भाषाएं हैं।
तो अब लैंग्वेज पैराडिगम की बात करूँ मैं, तो किस कैसे 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 ये जो लैंग्वेज है वो कार्य करती हैं। तो पहला होता प्रोसीड्यूरल, मतलब चरणबद्ध तरीके से, मतलब इंस्ट्रक्शंस पे जो कार्य करती है वो कौन होती है, सी और पास्कल। पास्कल लैंग्वेज हो गई और सी लैंग्वेज हो गई, ये किस पे काम कार्य करती हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करती हैं। अगला होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब आप जैसा ऑब्जेक्ट दोगे, जैसा क्लास दोगे वैसा, मतलब इनका जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है। तो सी प्लस प्लस होती हैं, या किसके कैसी होती हैं, जिनका जो कंटेंट है वो फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं और क्लास पे आधारित होती हैं। फंक्शंस, जो फंक्शंस पे आधारित होती है वो कौन सी होती हैं, हस्पेल और लिस्प होती हैं। और लॉजिक पर कौन सी आधारित होती है, प्रोलॉग है वो लॉजिक पर आधारित होती है। अगले वाला बस दो, उसके यूजर इंटरफेस कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट है सब। CLI, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, वो टेक्स्ट पे आधारित होता है। जो देखो, अगर कंप्यूटर के अंदर हो गया, अगर आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो कि MS वर्ड को खोलो, तो आप जो नॉर्मल कंप्यूटर पे देते हो तो वो किस पे आधारित होता है, GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। समझ में आ गया, जहाँ पे माउस हो गई, विंडो हो गया, इन सब चीज़ों पर आप जो चीज़ें खोलते हो ना, VLC खोल लिया, MS प्लेयर खोल लिया, MS पेंट खोल लिया आपने, तो ये किस पे कार्य करता है, ये कार्य करता है GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। लेकिन कंप्यूटर पर जो मतलब जो कोडिंग करने वाले होते हैं, बीटेक के वो होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बैक एंड में चीज़ों को खोल करके टेक्स्ट पे कोडिंग करके जब उनको खोलते हैं, उनमें भी होता है, उसकी मैं फोटो दिखा देता, आपको दिखाऊंगा। वो क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, वो कमांड देते हैं उनको, रन में जाकर मतलब एक प्रोग्राम खुलता है, उसमें क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है रन ओपन द विंडो, ओपन द MS पेंट, मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो MS पेंट है वो खुल जाता है। उनका बाकायदा टेक्स्ट होता है, कोड होता है हर चीज़ का। तो वो क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका डिफिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GI की और CLI की। चलो, यूनिट फर्स्ट आपका ख़त्म हो गई, सबसे बड़ी यूनिट भी यही थी। अब आपका जो अगला है वो क्या होगा, इंटरनेट से संबंधित चीज़ें शुरू होने वाली हैं। दूसरा नंबर होता है इंटरनेट का इतिहास और उसके कार्य। तो इंटरनेट का क्या इतिहास रहा और उसके क्या कार्य रहे, आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है इतिहास। तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कब कहाँ हुई थी, ARPANET नामक एक नेटवर्क से शुरुआत हुई थी, जहाँ कहाँ पे हुई थी, 1969 में हुई थी, अमेरिका के रक्षा प्रोजेक्ट में। अमेरिका के जो कौन सा प्रोजेक्ट था, अमेरिका का जो डिफेंस प्रोजेक्ट था, अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम के लिए 1969 में पहली बार ARPANET है, वहाँ से शुरुआत होती है इंटरनेट की। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन और बिजनेस और एजुकेशन से संबंधित है, वो चीज़ों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इंटरनेट पर सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इंटरनेट पे आप क्या कार्य करते हो, तो ब्राउज करते हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हो, और आपको इंटरनेट पे ब्राउजर करने के लिए, मॉडेम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब एक दूसरे से आपको लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि इंटरनेट की शुरुआत ARPANET के द्वारा हुई थी 1969 में। अगले वाला है जो वेब ब्राउज़र और वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउज़र और वर्ल्ड वाइड वेब, तो WW को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो जहाँ पर आप ब्राउज़र क्या होते हैं, वेबसाइट देखने के टूल। तो जहाँ पर हम ब्राउज़ करते हैं वेबसाइट वगैरह को, वो क्या होते हैं, ब्राउज़र होते हैं। तो इनका क्या उदाहरण होगा, क्रोम, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, साथ के साथ जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, UC ब्राउज़र होगा, ओपेरा मेन्यू हो गया, और ये सब किसके उदाहरण है, ये ब्राउज़र के उदाहरण है। और इसका कार्य क्या होता है ब्राउज़र का, आप वेबसाइट को देखने जाते हो, टू सर्च द वेबसाइट। समझ में आ गया, उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका क्या हो, क्विक रिवीजन हो जाए सारी चीज़ों का। अगला होगा WW, इंटरनेट की सेवा है जहाँ पर HTML आधारित वेब पेज होते हैं। तो WWW क्या होते हैं, जब आप वेब ब्राउज़र क्या हो गए, जहाँ पर आप गए और आपने गूगल खोला, समझ आ गया, अब गूगल पे जाकर आपने वेबसाइट खोली www.ssoid.com। तो जैसे आपने SSOID को खोला तो वो SSOID किस पर कार्य करती है, WWW पे कार्य करती है। और जहाँ पर क्या होता है, वो वेबसाइट बनी किससे होती है, HTML से बनी होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से
बनी होती हैं, उस पर कार्य करती हैं। तो समझ में आ गया। www इज ए सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट दैट होस्ट द वेब पेजेस। तो जो भी इंटरनेट पर वेबसाइट्स आप देखते हो, गूगल पे जाके जो भी आप वेबसाइट खोलते हो, वो किस पे कार्य करती है, वो किस पे उसको कौन होस्ट करता है, उसको कौन चलाता है, www चलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब चलाता है। समझ में आ गया। यो मेन दादो है अन सारी वेबसाइटा को। अगले वाला है यूआरएल और डोमेन नेम। तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड डोमेन नेम। तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया, और उसको डोमेन नेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी, जैसे www.google.com है, तो ये क्या है, ये एक यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है, आपका जैसे घर का पता होता है ना, वैसे ही क्या होता है, यूआरएल होता है। और जो आप लास्ट में जिस चीज़ के .com, .gov, .in ये देखते हो ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका जो डोमेन नेम। उसको क्या होता है, डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना आपको। तो मतलब ये समझ लो, आपका जो घर का पता वो क्या होगा, यूआरएल होगा, और किसका घर है वो ये पता कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये डोमेन नेम होगा। अगले वाला यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो आप इंटरनेट का क्या करते हो, चैटिंग करने में, सोशल मीडिया, शॉपिंग, एजुकेशन, बैंकिंग और ईमेल। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ईमेल और उसकी सेवाएं। तो ईमेल का कार्य क्या होता है, ईमेल पे आप मैसेज है वो ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हो, संदेश को भेजने का कार्य करते हो, क्या तो भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। साथ के साथ चैटिंग और इंस्टेंट मैसेज का भी कार्य करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम जैसे क्या होते हैं, जहाँ पर आप इंस्टेंट चैटिंग का जहाँ पर शब्द आ जाए, इंस्टेंट मैसेजिंग या टेक्सटिंग का जहाँ पर ऑप्शन दे के रखें, तो वहाँ पर समझ लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ऑप्शन है वो सही होगा। अगले वाला न्यूज़ ग्रुप। तो डिस्कशन फोरम ऑफ वेरियस ग्रुप, ये तो कोई इतना ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। अगले वाला है टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ये शब्द आते हैं जिनसे पूछते हैं कि इनमें से कौन से ऐप है जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित होगा। तो जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इनसे क्या कर सकते हो आप, जो वीडियो मीटिंग होती है वो वगैरह करते हो जूम पर या गूगल मीट के ऊपर। तो इनका नाम अच्छे से याद कर लेना, ये पर्सन आ जाएगा तो ये ज़रूर आपको परेशान करेगा। अगले वाली बात करूँ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो ई कॉमर्स कौन सी होती है, इंटरनेट कॉमर्स। जो इंटरनेट से आप सामान वगैरह मंगाते हो ना, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जुपिटो हो गए, ये सब हो गए, ये किसके उदाहरण होते हैं, ई कॉमर्स के उदाहरण होते हैं। और एम कॉमर्स कौन से होते हैं, मोबाइल से खरीदारी करते हो। तो व्हाट्सएप पे भी कई ऐसे ग्रुप नहीं बना करके रखते हैं कि आप हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हो, तो वो कोर्स कौन से में आता है, एम कॉमर्स के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ी होती है, एम कॉमर्स मोबाइल से सेलिंग या बाइंग से जुड़ी होती हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अब बात करें अपन ई सर्विसेज की, इंटरनेट पर मिलने वाली सर्विसेज की। तो ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन में अपन जो ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे का, वो किसके थ्रू करते हैं, यूपीआई के द्वारा करते हैं। समझ में आ गया। यूपीआई का क्या होता है, यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग से संबंधित होते हैं। अब आपका क्या होता है, मोबाइल वॉलेट पूछा जाता है, जिसमें कौन सा फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये क्या है, मोबाइल पे वॉलेट के नाम से इनको जाना जाता है। पर्सन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है आपके सामने, जिसमें क्या ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, यूपीआई होगा, वॉलेट्स हो गया और अदर डिजिटल पेमेंट्स हो गया। अगले वाले पर्सन की बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। तो सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है, जहाँ पर आप लोगों से सोशली और प्रोफेशनली जुड़े होते हो, वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम से इनको जाना जाता है। जहाँ पर आप लोगों के क्या कर सकते हो, आप इनसे चैट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे कंप्यूटर पे आप इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हो, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। ई लर्निंग व ऑनलाइन शिक्षा।
तो क्या होगा, ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप जो एजुकेशन लेते हो उसे क्या कहा जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जैसे पीडब्ल्यू हो गया, बायजूस हो गया, बायजूस तो रहा ही नहीं अब, अनअकैडमी हो गया, कैरियर विल हो गया और दुरीना हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उदाहरण है जहाँ पे आप ई लर्निंग करते हो। अगले वाला क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की मैं आपको बात करूं तो क्लाउड स्टोरेज होता है, उसके क्या उदाहरण होते हैं क्लाउड स्टोरेज के, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज होता है जहां पर आप अपनी फाइल वगैरह वो स्टोर कर सकते हो इंटरनेट पर किसी भी समय, उसे क्या कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। तो आपको पता है, आप अपने डॉक्यूमेंट हो गया, आप अपने जो फाइल वगैरह हो गई, या फिर आपके पास जो भी ये क्या बोलते हैं फोटो वगैरह होते हैं, या आप अपने गूगल ड्राइव पे कहीं ना कहीं सेव कर रखी होंगी। तो ऐसे ही तो नहीं है कि हर कहीं सेव हो गई, वो कहाँ पर सेव होते हैं, क्लाउड स्टोरेज पर सेव होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जो सेव होते हैं क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो वर्चुअल जो आपको स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। उदाहरण है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव। ये वन ड्राइव शब्द भी याद रख लेना, आज आ सकता है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड स्टोरेज का क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। अगला होगा डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जो दस्तावेज को प्रमाणित करता है, मतलब ए डिजिटल स्टाम्प फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो ये पर्सन कैसे आता है, डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है, तो डिजिटल क्या होता है, इससे वेरिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रमाणिकता, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिस पर डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, भाई प्रमाणिकता बढ़ जाएगी कि ये सही व्यक्ति ने ये चीज़ भेजी है, और वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सही है, वैध है। समझ में आ गया आपको। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसकी IT एक्ट 2000 में सबसे पहले प्रमाणिकता की गई थी कि अगर डिजिटल सिग्नेचर वो भी आपके जो नॉर्मल सिग्नेचर के बराबर उनकी वैल्यू होगी। अगले वाला है मैनेज एंड ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट को मैनेज करने का क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या होता है, पहले देख लो, यूज़र आईडी होती है, फिर जैसे आपका नाम सुमित है तो sumit@gmail.com, ये लिखने का सही तरीका होता है। आप एकदम समझ लो, आपका नाम समझ में आ गया, @ जो आपका जो भी जिस कंपनी का यूज़ कर रहे हो, जीमेल, ईमेल और फिर .com, ये लगाने का एकदम तरीका होता है। अब देखो कैसे नहीं लिख सकते, सुमित लिख दिया फिर @ लिख दिया, 1 2 लिख दिया @gmail, ये गलत है एकदम। ऐसी भी कोई भी प्रकार की जीमेल आप नहीं लिख सकते जहाँ पर 2 @ आए, एक ही @ आएगा और उसके बाद में कंपनी का जिसका यूज़ कर रहे हो आप उसका नाम आएगा। समझ में आ गया। आप ऐसे नहीं कर सकते sumit.123 @gmail.com, तो ये भी गलत तरीका होता है आपका। साथ के साथ ऐसा भी नहीं लिख सकते आप sumit@gmail.com, तो @ लगाना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो ये 2-3 प्रकार आते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा है वो सही जीमेल आईडी का उदाहरण होगा। तो आपको यही ध्यान रखना, जहाँ पर ऐसे देख रखे यूजर नेम, बीच में आपको करेक्टर्स दे के रखे, सिंबल दे के रखे, चाहे कुछ भी दे के रखे, लेकिन आपको सिंपल नाम आए, @ दे के रखे, और फिर जो जीमेल ईमेल दे के रखे और .com दे के रखे, वो सही ईमेल एड्रेस होगा। ये प्रश्न आएगा आपका। ईमेल को ट्रांसफ़र करने के तरीके SMTP, IMAP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और IAMP। तो जो आप ईमेल या जीमेल को जो ट्रांसफ़र करते हो कोई व्यक्ति को, तो कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है, SMTP प्रोटोकॉल है वो कार्य करता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, दिख जाए ऑप्शन में टिक करके आ जाना, यही आएगा उसमें। तो आप अगर ईमेल आईडी या जीमेल आईडी को लॉगिन करते हो तो आपको क्या चाहिए होते हैं, एक यूजर नेम, आपका जो भी जिस नाम से भी जीमेल आईडी है, जैसे आपका नाम है मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार आपका आपने बना रखी कि मुकेश कुमार 1500 @gmail.com। तो ये जो मुकेश कुमार 1500 @gmail.com है वो क्या आपका यूजर नेम है। साथ के साथ आपको क्या चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए जीमेल को लॉगिन करने के लिए। तो यूजर नेम और आपको पासवर्ड चाहिए कोई भी जीमेल को लॉगिन करने के लिए। दूसरा, ईमेल आप कहाँ से प्राप्त होते हैं, ईमेल आपको इनबॉक्स के अंदर है वो प्राप्त होते हैं, इनबॉक्स के अंदर ही आपको ईमेल मिलेंगे। अगले वाला जो ईमेल भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या होता है, वो कंपोज ऑप्शन में जाओगे, तो कंपोज में जाके ईमेल लिख दोगे और फिर सेंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दोगे।
और अगर आप कोई भी जो ईमेल होती है उस पर फाइल, फोटो या कोई ऑडियो, साउंड या कोई लिंक शेयर कर रहे हो तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है अटैचमेंट के नाम से। तो कोई भी फाइल को अटैच करना ईमेल से क्या कहलाता है? अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला एड्रेस बुक, संपर्कों की सूची। तो आप आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है वो डालते हो तो उसमें क्या होता है? संपर्क सूची के नाम से, एड्रेस बुक के नाम से जाना जाता है। जितने भी कॉन्टेक्ट है वो आपके सेव रहते हैं जीमेल आईडी के अंदर, वो एड्रेस बुक में सेव रहते हैं। याद रख लो, जितने भी कॉन्टेक्ट की जो लिस्ट है वो आपकी जीमेल आईडी की किस पे सेव रहती है? एड्रेस बुक पर सेव रहती है। और फाइल डाउनलोड कहाँ से करते हो आप? अटैचमेंट में सेव कर आप सारी फाइलें वो डाउनलोड कर सकते हो। तो और भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे ट्रेस हो गया, तो डिलीट की हुई जो जीमेल आईडीज होते हैं वगैरह वो ट्रेस में पड़ी रहती हैं। दूसरा होता है सोशल, सोशल के नाम से भी आता है आपके सामने। सोशल में क्या होता है? जो सोशल में क्या पड़ा रहता है? जो आपके जो इंस्टाग्राम, जो स्नैपचैट हो गया या फिर ये जो आपने जीमेल आईडी से अटैच कर रखे हैं उनसे संबंधित मैसेज क्या होते हैं? सोशल मीडिया के जितने मैसेज है वो कहाँ पर आते हैं? सोशल के अंदर ऑप्शन में आते हैं। एक होता है स्पैम, तो स्पैम में क्या आते हैं? कौन से आते हैं? मार्केटिंग से संबंधित हो गया, या फिर जो आपकी मेल है वो मेल काम की नहीं है, जो मेल फेक हो सकती हैं, जो आपके हैक कर सकती हैं, जो अनऑथराइज्ड होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं? स्पैम, जो ईमेल के अंदर या जीमेल के अंदर जो स्पैम का ऑप्शन होता है वहाँ पर रहती हैं। तो यही पर्सन बनेंगे ईमेल में, इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा ईमेल के अंदर। बाकी सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया है। तो ये यूनिट नंबर 2 भी आपकी ख़त्म हो गई। अब शुरू करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 को। इसमें क्या है? टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो किस किस प्रकार के साइबर थ्रेट्स होते हैं आपको इस पर बात करेंगे। अब बात करें अगले वाले 3 नंबर यूनिट की तरफ, साइबर खतरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो कितने प्रकार के साइबर खतरे होते हैं इन पर अपन बात करने का प्रयास करेंगे। तो जो साइबर थ्रेट में क्या होते हैं? सबसे पहले आते हैं वायरस हो गया, वोम हो गया, ट्रोजन्स हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये जैसे आप बीमार होते हैं तो बैक्टीरिया होते हैं ना आपके, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, या आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं। ऐसे कंप्यूटर को बीमार करने के लिए वायरस, वोम्स और ट्रोजन्स नाम के ये वायरस होते हैं, ये जो मतलब खतरे होते हैं, ये क्या कर देते हैं? कंप्यूटर को खराब कर देते हैं, नुकसान कर लेते हैं, बीमार कर देते हैं। अगले वाले टर्म देख, ये सब टर्म आएंगे आपके सामने और इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये देख रहे हैं फिशिंग किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन सब वो आती है, उनको करना होता है। अगले वाला क्या है? नकली वेबसाइट व ईमेल से डाटा चुराना। मतलब आप क्या करते हैं, लोग फिशिंग करके क्या कर लेते हैं? किसी की जो पर्सनल जानकारी है वो चुरा लेते हैं। तो काफ़ी बार नहीं आता, लिंक वगैरह आते हैं, उस पर क्लिक करते हो तो आपकी पर्सनल जानकारी है वो सामने वाले के पास चली जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। किसी के डेटा को चुराना, व्यक्तिगत डाटा को चुराना फिशिंग में आता है। अगले वाला है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर जहाँ पर शब्द दिख जाए वहाँ पर फिरौती मांगने जैसा शब्द आएगा। तो रैंसमवेयर क्या होगा? किसी का डाटा लॉक करके, किसी का ऐप वगैरह हैक करके आपने क्या कर लिया? उससे पैसे मांग रहे कि मुझे तो 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए दो, जितना जैसा ऐप हैक किया आपने वैसा पैसा मांगते हो, उसे क्या कहता है? रैंसमवेयर कहा जाता है। तो फिरौती मांगने से संबंधित शब्द आ जाए तो रैंसमवेयर करके आ जाना। व्यक्तिगत डाटा चुराने से संबंधित शब्द आ जाए तो फिशिंग कर देना। अगले वाला स्पाईवेयर व एडवेयर। तो जो स्पाईवेयर का काम क्या था? स्पाई शब्द से समझ पता चल गया आपको, किसी का चुपचाप डाटा है वो क्या करेगा? डाटा है उसको ट्रैक करेगा, डाटा को आपको चेक मतलब चुराने का प्रयास करेगा। एडवेयर क्या होता है? ऐड दिखाने का कार्य करता है एडवेयर। और दोनों ही क्या करते हैं? आपका डाटा है वो लीक करने का प्रयास करते हैं। अगले वाला क्या होता है? एमएस डोज। तो वेबसाइट को बंद करना। डोज क्या कर देता है? डिनाइल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं? ये जैसे क्या होता है, कभी कभी आप ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कोई वेबसाइट हो गई कि कोई बड़ा ऐप लॉन्च था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? हैकर होते हैं क्या करते हैं? एक साथ बहुत अधिक बोट्स को भेज देते हैं और इससे ट्रैफिक बढ़ा देते हैं और साइट है वो चलनी बंद हो जाती है। तो वहाँ पर किस प्रकार का हैक हुआ है? डोज, डिनाइल ऑफ सर्विसेज से संबंधित हैक है वो कर लिया गया है, वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। चलो अब अगले पे बात करें तो सुरक्षित वेबसाइट की क्या पहचान होती है? तो कोई सुरक्षित वेबसाइट होगी उस पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? HTTPS देखने को मिलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, और एस का अर्थ होता है सिक्योर। तो HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस सिक्योर होता है। तो जिस भी वेबसाइट के साथ में लास्ट में एस लगा हुआ मिले आपको, तो समझ लेना कि वो वेबसाइट कैसी है, सिक्योर है। तो आज जाना आप गूगल पे, और गूगल वगैरह भी खोलोगे तो ऊपर देखना, ऊपर जो आता है ना ऐसा लिंक सा खुला रहता है, वहाँ पे लिखा होगा https.google.com। तो जो भी वेबसाइट HTTPS पे शुरू होती है वो क्या होती है, सेफ वेबसाइट्स होती हैं। सिक्योर सील्स जैसे आप जिनका प्रयोग कर सकते हो, मतलब ये क्या करते हैं, या आपको जो अवैध वेबसाइट है उनको खोलने से रोकेंगे। तो वेरीसाइन, ट्रस्टवेव, मैकफ्री और सिक्योर, ये सारे जो वेरीसाइन, ट्रस्टवेयर और मैकफ्री स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपको गलत वेबसाइट खोलने से रोकते हैं। अच्छे से याद कर लेना, वेरीसाइन, ट्रस्टवेव और मैकफ्री, सिक्योर। अगले वाला है सुरक्षित ब्राउजिंग और ईमेल की आदत। तो आपको सेफ ब्राउजिंग कैसे कर सकते हो, तो ये प्रश्न भी आता है कि सेफ ब्राउजिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सेफ ब्राउजिंग से संबंधित है। तो सेफ ब्राउजिंग एंड ईमेल एटिक्विटीज में क्या आएगा, अज्ञात ईमेल लिंक न खोलना। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, अज्ञात है वो लिंक को नहीं खोलना चाहिए, पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करना चाहिए, आधिकारिक भाषा में, मतलब जो फॉर्मल मेल आते हैं ना उनको खोलना चाहिए, और ईमेल के मेल के अंदर कोई फालतू की अटैचमेंट आ जाए, या फिर आपको पता नहीं है किसने भेजा उसको नहीं खोलना चाहिए। स्पैम में जो ईमेल आते हैं उनको नहीं खोलना चाहिए, और स्पैम से बचें। तो जो स्पैम के मैसेज आते हैं उनको खोलने से बचना चाहिए। साथ के साथ अपने पासवर्ड वगैरह, वो भी पासवर्ड है वो भी किसी को शेयर नहीं, पासवर्ड और OTP भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सही क्या है, ये सेफ ब्राउजिंग के ऑप्शन है। अगले IT के सामाजिक, कानूनिक व नैतिक पहलू। तो सामाजिक क्या होते हैं, मतलब नैतिकता। जैसे अपन समाज में रहते हैं तो अपना समाज में व्यवहार होता है कि समाज में हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, समाज में हम एक अच्छे इंसान की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो वही होता है IT के जो सामाजिक, कानूनिक व नैतिक पहलू, उसको देखने का प्रयास करेंगे। सोशल, लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ IT। तो सबसे पहले बात करें सामाजिक की, तो सोशल मीडिया पर आप कैसा व्यवहार करते हो, लोगों के डाटा को कैसे बचा कर रखते हो, कैसे उनकी गोपनीयता, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते हो, तो वही आता है सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर। अगले वाला बात करूँ लीगल के अंदर कौन सा आता है, तो साइबर अपराध हो गया, हैकिंग हो गया, चोरी कानून हो गया इत्यादि, ये सारे के सारे किस में आते हैं, दंडनीय अपराध होते हैं इसके अंदर, लीगल के अंतर्गत। नैतिकता क्या होगा, सॉफ्टवेयर की पायरेसी न करना, गोपनीयता का सम्मान करना। तो ये जो आप जो टेलीग्राम से जो डाउनलोड करके देखते हो ना मूवी, तो ये किस में आती है, इथिकल, नैतिकता की पायरेसी के अंतर्गत आती है। अगले वालों की बात करूं तो साइबर अपराध और उसकी रोकथाम। तो साइबर क्राइम एंड प्रिवेंशंस, तो कोई भी डेटा को चोरी करना, पहचान की चोरी करना, बैंकिंग फ्रॉड करना, स्टॉकिंग करना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो आप जो डेटा की चोरी कर लेते हो, पहचान की चोरी मतलब किसी की प्राइवेट चीज़ों को आप शेयर कर देते हो, या बैंकिंग फ्रॉड वगैरह आते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मजबूत पासवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए, फायरवॉल होता है उनका प्रयोग करना चाहिए, और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का उपयोग में लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको उपयोग में लेने चाहिए, एंटीवायरस है उनको प्रयोग में लेना चाहिए, फायरवॉल का उपयोग में लेना चाहिए। और अगर साइबर अपराध से संबंधित आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर क्राइम हो जाता है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, जो मैसेज वगैरह कर सकते हो, अपनी FIR दर्ज करा सकते हो cybercrime.gov.in के अंदर। और एक बार मैं समझा देता हूँ, एंटीवायरस क्या होता है, आपको कंप्यूटर के अंदर वायरस को रोकने का कार्य करता है। फायरवॉल का क्या कार्य होता है, ये आपको कोई गलत नेटवर्क वगैरह यूज करने से रोकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, ये आपको कोई भी व्यक्ति को पासवर्ड पता चल गया तो भी वो आपको लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में एक पासवर्ड मांगेगा, फिर OTP भी मांगेगा आपका। अगले वाला क्या, साइबर कानून और भारतीय IT एक्ट। तो भारतीय IT एक्ट मैंने कब बताया था, इंडियन IT एक्ट कब लागू हुआ था, 2000 के अंदर लागू हुआ था, जिसमें क्या कार्य था, धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी और दंड के प्रावधान है वो इसमें लागू होते हैं। तो हैकिंग हो गया, डेटा चोरी हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ पर होते हैं, IT एक्ट 2000 में लागू होते हैं। अब अगले वाले की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार कौन से होते हैं, कॉपीराइट हो गया।
तो कॉपीराइट किस किस चीज़ पे लग सकता है? कोई भी सॉफ्टवेयर पे लग सकता है, म्यूजिक पे लग सकता है, कोई भी जो किसी ने जो अपना लेख लिख रखा है, बुक वगैरह लिख रखी है, उस पर लग सकता है। समझ में आ गया? तो या कोई मूवी होती है उस पर भी कॉपीराइट होते हैं। तो लेख हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई संगीत हो गया, उस सब पर क्या होता है? कॉपीराइट्स है वो होते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है जो कोई नई खोज या तकनीक, कोई नई टेक्नोलॉजी या नई खोज की गई, उस पर क्या होता है? पेटेंट होता है। जैसे कोरोना वायरस की जो कोवैक्सीन अपन ने बनाई थी, वो क्या हो गई? उस पर उस कंपनी का जो आईसीएमआर जिसने भी बनाई थी, उस कंपनी का क्या पेटेंट होता है। अब उसकी कॉपी करके वैसी चीज़ और कोई नहीं बना सकता, चाहे वो समझ ले कि उसने कैसे बनाई है। तो पेटेंट होता है नई खोज और तकनीक से संबंधित, और जो कॉपीराइट होते हैं वो लेख हो गया, संगीत हो गया, सॉफ्टवेयर से संबंधित होते हैं। और ट्रेडमार्क क्या होता है? ब्रांड या लोगो का अधिकार। तो ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते ना, नाइकी जैसा लोगो आप खुद अपना कोई ब्रांड बना लो शूज़ का और नाइकी जैसा लोगो यूज़ कर लो, नहीं कर सकते ना, वो भी क्या होता है? इलीगल में आता है। और एप्पल जैसा अगर आपने फ़ोन की कंपनी खोली और एप्पल जैसा लोगो बना लिया, नहीं बना सकते, क्योंकि ये ट्रेडमार्क अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया आपको तीनों की तीनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होते हैं? आपने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी क्या किया होगा? कोई ना कोई ऐप को बिना किसी लाइसेंस का उपयोग लिए यूज में लिया होगा। समझ में? खास करके एडिटिंग ऐप होते हैं, उनके अंदर बिना अपन लाइसेंस के उन ऐप को यूज करते हैं। तो एक प्रकार का क्या अपराध होता है, जिसे डेवलपर को क्या होता है, जिसने इसको बनाया उसको आर्थिक नुकसान होता है। अब आपको बताऊं, अब सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है ना, इन्हीं से पर्सन आते हैं आपके सामने। तो पहला कौन सा होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिन पर मालिकाना हक होता है, जैसे कि विंडो। तो विंडो आप क्या करते हो? विंडो अगर आप सही से विंडो डलवाते हो ना, तो उसका 5-7 हज़ार रुपये की क्या आती है? की आती है। लेकिन अपन क्या करते हैं? बाजार से 50 रुपये वाली विंडो लाकर क्या कर लेते हैं? उसको डाल लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है, वो अपडेटेड भी नहीं होती है, पायरेसी के अंतर्गत आती है वो। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन सॉफ्टवेयर पे किसका हक होता है? कंपनी के मालिक का हक होता है। जैसे PW का भाई मान लो, अनअकैडमी मान लो, आप विंडो मान लो, ये सब क्या है? उन पर मालिकाना हक होगा। अगला फ्री सॉफ्टवेयर। तो बिना शुल्क के सीमित अधिकारों के साथ यूज कर सकते हो, जैसे गूगल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। ये फ्री सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्रोम का उदाहरण ले लो आप बस। क्रोम क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर में आएगा, जिसको आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का शब्द दिखे, वहाँ पर आपको क्या कर लेना? फ्री सॉफ्टवेयर लिख लेना, जिसमें क्या ऐसा ऑप्शन दिखेगा, मुफ्त में यूज कर सकते हो। फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी उपलब्ध होता है, कोई भी संशोधन कर सकता है। ये कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई भी अपडेट कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, अपडेट भी साथ साथ कर सकते हो। अगले क्या होता है? GPL लाइसेंस। फ्री और ओपन सोर्स के लिए विशेष लाइसेंस। मतलब फ्री और ओपन सोर्स दोनों को यूज करने के लिए आपको इस चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, GPL। तो ये कैसे होते हैं GPL लाइसेंस वाले? इसमें क्या होते हैं? फ्री तो होते हैं, लेकिन आपको इनमें अगर एडिटिंग करके खुद का ऐप बनाना पड़ता है तो GPL लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ गए अगले यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 है, उसमें क्या होगा? ये किससे संबंधित होती है? साइबर खतरों के प्रकार से संबंधित होती है। तो पहले वाला प्रश्न है टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो कितने प्रकार की साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं? तो पहला होता है टाइप ऑफ थ्रेट्स एंड अटैक्स। तो कौन से अटैक होते हैं, कौन से प्रकार के साइबर अटैक्स आप पर हो सकते हैं, वो टाइप के बात करेंगे। तो पहला होता है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक मतलब आपको बिना पता चले आपका जो डाटा वगैरह वो देखा जा रहा है, उसको हैक किया जा रहा है, तो वो कौन सा अटैक होगा? पैसिव अटैक के नाम से जाना जाएगा। समझे? आपको पता ही नहीं चल रहा और आपका डाटा वो हैक हो रहा है, तो उसका कौन सा अटैक होता है? पैसिव अटैक। तो इसे क्या कहता है? इवांस ड्रॉपिंग ट्रैफिक या एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। अगले वाला क्या कहता है? एक्टिव अटैक। तो इसमें क्या किया जाता है? आपके डेटा को बदला जाता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये कोई वेबसाइट वगैरह होती है ना, इनके डाटा को चेंज कर दिया जाता है, उसको हैक करके। तो इसमें क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज और मैन इन द मिडल अटैक के नाम से जाना जाता है इसको। तो अच्छे से याद कर लेना, जहाँ पर आपको पता ही नहीं आपका डाटा हैक हो गया, उसे पैसिव अटैक के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर डाटा को सक्रिय रूप से अटैक करके क्या कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए, उसे किसके नाम से जाना जाता है? पैसिव एक्टिव अटैक के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख साइबर थ्रेट कौन से होते हैं, मैं इसमें बता देता हूँ आपको।
सबसे पहले होते हैं किस किस प्रकार के वायरस होते हैं ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से तो पर्सन आता ही है। कंप्यूटर वायरस तो खुद को खोलकर अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो ऐसे समझ लो जब आपको खांसी जुकाम हो जाती है ना, तो आपसे आगे फैलती है ना वो, तो वही होती है। ये भी ऐसे ही होता है। आप जब उस वायरस से संबंधित अगर कोई फाइल को खोलोगे तो ये क्या करेगा, वो फाइल खुद भी संक्रमित है और आपने जिस खोल लिया कंप्यूटर में उसको भी संक्रमित कर दिया, और आपने किसी और को ट्रांसफर कर दी तो वो भी संक्रमित हो जाएगा उस वायरस से। तो इसकी क्या क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मिलिशियस प्रोग्राम, मतलब ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद को आगे से आगे बढ़ा सकता है। अगले क्या होते हैं, मोलवेयर। तो मोलवेयर क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो हानिकारक सॉफ्टवेयर का होते हैं वो क्या होते हैं, मोलवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने भी जो मिलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर सब दिख जाए वहाँ पर आपको क्या करना है, मोलवेयर के नाम से याद कर लेना। मतलब ये मालवेयर है, मोल है, वो अच्छा नहीं है, खराब मोल है। तो इस चीज़ से याद कर लो, हानिकारक सॉफ्टवेयर से। अगला क्या, एडवेयर। तो एडवेयर क्या करता है, आपको जो अनवांछित जो ऐड है, आपको जो ऐड वगैरह दिखाने का कार्य कौन करता है, मोलवेयर है। उसका क्या कार्य होता है, आप ऐड देखना भी नहीं चाहते हो लेकिन आपको फालतू में ऐड दिखाने का कार्य कौन करेगा, एडवेयर है वो। जो ये भी प्रकार का एक वायरस होता है वो ऐड दिखाने का कार्य करता है आपको अनवांछित। रैंसमवेयर क्या होता है, इनक्रिप्ट डाटा एंड डिमांड रैंसम्स। तो डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगने का कार्य करता है। तो मैंने बताया था जहाँ पर फिरौती मांगने का शब्द आ जाए वहाँ पर क्या करके आना आपको, रैंसमवेयर का, वहाँ पर क्या आ जाएगा, रैंसमवेयर का प्रयोग होगा। अगले वाले की बात करें, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है, सीक्रेटली मॉनिटर द एक्टिविटीज़। तो आपकी गतिविधियों को चुपचाप है वो हैक करता रहता है, वो आपकी जानकारी को पता करता रहता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके फ़ोन में कोई ऐसा ऐप डाल दिया, वो आप जो जो कार्य करोगे वो सारा का सारा क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। उसे स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, इमोटेट। तो इमोटेट क्या होता है, ये एडवांस मॉड्यूलर बैंकिंग ट्रोजन होता है। तो बैंकिंग से संबंधित अगर कोई वायरस हो तो वो कौन होता है, इमोटेट होता है। और ये बहुत खतरनाक होता है, लोगों की इन्फॉर्मेशन वगैरह चुराकर उनका गलत उपयोग करता है। तो बैंकिंग वायरस कौन सा है, इमोटेट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला कौन, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आपकी जो निजी जानकारी, पर्सनल जानकारी को चुराकर उसका गलत उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट नामक वायरस के द्वारा किया जाता है। अगले वाला है डोज अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस का जो अटैक आता है, जो आपकी जो सर्विस होती है, सेवा होती है वेबसाइट वगैरह पे, वो काम करना बंद कर देती है। तो वो किसके द्वारा करती है, डोज अटैक के द्वारा करती है। उससे सेवा है वो आपकी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, काम नहीं करती हैं। अगले वाला मैन इन द मिडल। दो पक्षों के बीच में डेटा को चुराता है या बदलने का कार्य करता है, वो कौन सा होता है, मैन इन द मिडल के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला है फिशिंग। तो जो नकली ईमेल या साइट बनाकर जानकारी चुराने का कार्य होता है वो किसका होता है, फिशिंग साइट्स का कार्य होता है। ये नकली ईमेल बनाएंगे और आपकी जानकारी वगैरह चुराएंगे, तो ऐसा शब्द आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फिशिंग वाला। तो वो क्या करते हैं, जानकारी चुराने का कार्य करते हैं। अगले वाला एसक्यूएल इंजेक्शन। तो वेबसाइट हो गई, डाटाबेस हो गया, उसका हानिकारक कोड को ये क्या करेंगे, कोई डाटाबेस होगा, गूगल का डाटाबेस में गए, वहाँ पर अंदर चला गया, उसके डाटा कॉपी किया और आपको भेज दिया, तो वो कौन सा होगा, एसक्यूएल होगा। और पासवर्ड अटैक। तो किसी के पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, पासवर्ड अटैक होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाला मोलवेयर मतलब जहाँ पर हानिकारक सॉफ्टवेयर होगा वो मोलवेयर होगा, ये इंपॉर्टेंट आता है। एडवेयर किससे संबंधित, ऐड दिखाने से। रेंसमवेयर मतलब क्या होता है, जो आपको क्या करेगा, आपसे फिरौती मांगने का काम करेगा, तो फिरौती रेंसमवेयर मांगता है। बाकी नीचे वाला कोई नहीं है। एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है फिशिंग। तो जो नकली वेबसाइट वगैरह बनाने का चुराने काम करता है वो क्या होता है, फिशिंग में आता है। अब बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की आपके सामने। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है ये आपको देखेंगे। तो रिस्क, इसमें पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो आपको पहले से पता हो कि किस तरीके से कौन सी वेबसाइट है वो ख़राब है, जहाँ पर जाने से आपका डाटा चुराया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला एसेट एंड देयर टाइप्स। तो किस किस प्रकार के एसेट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले डाटा हो गया, डाटा मतलब यूजर की डाटा हो गया, और फाइल हो गई, ये क्या होता है, डाटा होता है। एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशंस को किस नाम से जाना जाता है, ऐप के नाम से जाना जाता है। तो ईमेल हो गया, सर्वर हो गया, वेब ऐप्स हो गए, ये कैसे कैसे उदाहरण होंगे, एप्लीकेशंस का उदाहरण होंगे।
सिस्टम के बात करें तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डेटाबेस हो गया, ये किसका नाम होते हैं? सिस्टम्स का नाम होते हैं, इनको सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क में क्या होते हैं? राउटर हो गया, स्विच हो गया, इंटरनेट हो गया, ये नेटवर्क के उदाहरण होते हैं। तो डाटा का क्या उदाहरण होते हैं? फाइल वगैरह डाटा का उदाहरण होते हैं। एप्लीकेशन पे क्या हो गई? जो ऐप वगैरह हो गई, वेबसाइट हो गई, ईमेल सर्वर्स हो गई, ये ऐप में इसके नाम से जाने जाते हैं। सिस्टम पर कौन आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटाबेस के नाम से इनको जाना जाता है। पहुंच गए अपन सेकंड लास्ट टॉपिक पर आपका पूरे के पूरे रिवीजन का। तो कंप्लीट रिवीजन करवा दिया मैंने इसमें। अब बात करें आपके सिक्योरिटी मेजर्स का। तो सिक्योरिटी मेजर की बात करें तो फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने का सुरक्षा गेट का कार्य करता है। मतलब आपके पास कितना नेटवर्क आ रहा है, उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसको कंट्रोल करने का कौन कार्य करता है? फायरवॉल है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगला वाला बात आ गई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वायरस और मोलवेयर की पहचान करके उसको हटाता है। मतलब आपने भी कभी ना कभी अपने लैपटॉप कंप्यूटर में एंटीवायरस को चलाया होगा। और विंडो डिफेंडर है, वो आपको जो है विंडो वो पहले से दे के रखती है एंटीवायरस के रूप में। एग्जाम्पल क्या है वायरस के? एंटीवायरस के मैक हो गया, और क्विक हिल हो गया, विंडो डिफेंडर हो गया। ये सब किसके उदाहरण है? एंटीवायरस के उदाहरण है। ये वायरस को हटाने का कार्य करता है। अगले वाला क्या होता है? एनक्रिप्शन। तो डाटा को आपका कोड में बदलकर क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। तो व्हाट्सएप के ऊपर देखना आपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है। व्हाट्सएप पे किसी की चैट को खोलोगे, उस पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होगा। इसका अर्थ क्या होता है? आपके डाटा को कोड में बदलकर उसको रख लिया जाता है और उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो उसे क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है चीज़ भी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो 2 स्टेप 3 स्टेप जो ऑथेंटिफिकेशन होता है, उसी को क्या बोला जाता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक सत्यापनों के स्तरों का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले आपको पासवर्ड लगाएगा, फिर OTP लगाएगा, उसे क्या कहा जाता है? 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या? रेगुलर अपडेट एंड पेज मैनेजमेंट। तो आपको अपनी सुरक्षा को बार बार क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको इसीलिए तो ऐप अपडेट होते हैं समय समय पर। अगर ऐप वगैरह को अपडेट करोगे तो उससे बग वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। तो यही है, आपको बचने के लिए किस किस का प्रयोग करना चाहिए? हैकिंग से बच सकते हो। फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और रेगुलर अपडेट्स। साथ के साथ बैकअप और रिकवरी। तो अपने डेटा को बचाने के लिए हमेशा बैकअप करके रखें और रिकवर, ताकि समय पर आप क्या कर सके? उसको रिकवर कर सकें। तो सुरक्षित अपने डेटा को प्रयोग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है? तो पहले वाला ये पर्सन भी आता आपके सामने। मजबूत पासवर्ड रखें, नियमित चीज़ों को अपडेट रखें, सुगंधित मतलब जो फेक ईमेल जो लिंक है उसको खोलने से बचें, और एंटीवायरस का प्रयोग करें। तो ये सारे के सारे जो आपका क्विक रिवीजन था कंप्यूटर से संबंधित, सारा का सारा मैंने करवा दिया है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताना, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो आपका SEC का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होता है कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित, उसके जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं, उसके जो पहली पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने करवा दिया, पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिनके अंदर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पिछले साल जिस एग्ज़ाम के पैटर्न पे जो MCQ पूछे गए थे, उसी एग्ज़ाम पैटर्न पे मैं आपके सामने सारे MCQ लेकर आया हूँ। साथ के साथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाले हैं आपके सारे के सारे MCQs। तो चलो शुरू करते हैं अपन MCQ को। पहले नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से जो कौन सा है वो फास्टेस्ट टाइप होगा कंप्यूटर का? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पहले मैं सारे कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ आपको। जो सबसे तेज कंप्यूटर चलते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है इनको? साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है इनको, है ना। वेदर वगैरह में किया जाता है, जो एरोनॉटिक्स हो गया वहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित यूज़ किया जाता है। तो जितने भी साइंटिस्ट और हाई जो कैलकुलेशन से संबंधित जो डाटा जिनमें कैलकुलेट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से था, आपको ये बताना है। अब फिर अपन बात करें
माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर आप आपके घर में यूज करते हो ना, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे मत कर देना कि सर माइक्रो कंप्यूटर, हम तो इंग्लिश मीडियम में लिख रखा आपने, तो माइक्रो कंप्यूटर ही आएगा आपके भी, याद रखना है, इसका अलग नाम नहीं आता, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। तो घर में जो यूज करते हो ना आप, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अगले वाले कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर होते हैं, ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है आपको ज़्यादातर ग्राफिकल डिजाइनिंग में। जो बड़ी बड़ी जो एक मूवी बनती हैं, एनिमेशन देखते हो ना आप, जो आजकल एनिमेटेड मूवी आती हैं, उनका जो ग्राफिक वगैरह बनाने में जो कार्य किया जाता है ना, वो कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर होते हैं। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा कार्य करने का कार्य करते हैं। कार्य मतलब मिनी कंप्यूटर जो कार्य करता है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर सॉरी, वही मिनी कंप्यूटर करते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं और हाई लेवल पे उस कार्य को कर सकते हैं। समझ में आ गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें ये एक कंप्यूटर जुड़ा होगा और बाकी उससे सारे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे कि जो बैंक के सर्वर में एक मेन कंप्यूटर जुड़ा होगा और बाकी के उससे सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो एक कंप्यूटर से अलग अलग जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक मेन कंप्यूटर से, उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है। तो समझ में आ गया? हाई स्पीड एंड कैलकुलेशन जहाँ पे देख के रखें, साइंटिस्ट का नाम देख के रखें, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर करना है। लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप हो गया, उनको माइक्रो कंप्यूटर। ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह से संबंधित आ जाए तो मिनी कंप्यूटर। और जो बैंकिंग हो गया या फिर जो आर्मी वगैरह हो गया, ऐसे जहाँ पे गवर्नमेंट की जो संस्था है उससे संबंधित अगर कोई पूछ ले और ऐसे दे के रखे, मतलब एक कंप्यूटर ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो अपने नीचे बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ सकता है, उसको क्या कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो सारी थ्योरी बता दी आपको। अब कैसा भी प्रश्न आ जाए आपके सामने। अगले वाला है व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो यही पूछा जाता है, अर्थमेटिकल ये CPU का पार्ट होता है। CPU के दो पार्ट होते हैं, ALU और कंट्रोल यूनिट। डिटेल में मैंने पार्ट नंबर 2 में बता दिया है कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ALU का क्या काम होता है। वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विच मेमोरी इज ए वोलेटाइल इन नेचर। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है? तो आपको पता वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। समझ में आ गया? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी रोम और वोलेटाइल मेमोरी होगी रैम। रट लेना, ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में? रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और जो रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 4 नंबर है रोम इज यूज टू स्टोर। तो रोम है वो किसको स्टोर करने का कार्य करती है? तो रोम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को आपको जो स्टोर करने का कार्य किया जाता है। इसका ये गलत ऑप्शन टिक रखा है, इसका सही आंसर को यूजर के द्वारा जो फाइल डाली जाती है वो स्टोर करने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज फॉर इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस है आपको इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैंने जो 2 नंबर वीडियोस में और डिटेल में समझा दिया है। अच्छे से समझाया तो वो वीडियो देख लेना, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसमें आप अपने जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर डालते हो, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। और जिनसे डाटा बाहर की तरफ निकल कर आता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो मॉनिटर हो गया, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ गया? तो आप बाहर देखते हो ना कोई भी चीज़, ग्राफिक वगैरह है, मूवी चला रखी है, वो बाहर की तरफ आपको सीन होती है, तो वो क्या आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, कोई कागज़ प्रिंट करने के बाद में बाहर आता है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, जो आवाज़ वगैरह सुनते हो स्पीकर पे, वो भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। लेकिन कीबोर्ड पे टाइप करके आप इंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ देते हो, इसलिए ये क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। और इसका क्या क्या उदाहरण होता है? माउस भी इसका एक उदाहरण होता है इनपुट डिवाइस का। स्कैनर भी एक एग्जाम्पल होता है इनपुट डिवाइस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है जिस पे आप मतलब पॉइंट करके आप जो करते हैं, तो आपको पता होगा माउस में कर्सर होता है और वो कर्सर से आप किसी भी चीज़ पर ले जाकर टिक करते हो तो वो पॉइंट करके कार्य करता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउस है वो क्या होगा? एक पॉइंटिंग डिवाइस होगा। बाकी यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये चारों के चारों इनपुट डिवाइस के भी उदाहरण है, तो ये भी याद कर लेना।
हार्डवेयर रेफर्स टू, तो हार्डवेयर क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है। तो हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर पे जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, समझ गए, और जो उन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो जो फिजिकली जो चीज़ होती हैं जिनको अपन छू सकते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्वायर्ड। तो क्या होगा, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर जो उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या उदाहरण होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनेक्स हो गया, ये जो आपका क्या नाम है उसका, MS DOS हो गया, और ये एंड्रॉयड हो गया। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जिनके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं उसे एप्लीकेशन, और जो यूजर है वो कार्य करता है, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेट करने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से एकल उपयोग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मतलब इस पे सिर्फ एक ही व्यक्ति है वो काम कर सकता है इसमें से। तो MS DOS है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो विच टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अलाउज मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्यों की अनुमति देता है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसपे एक से अधिक कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, उसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। सिंगल यूजर क्या होता है, जिसपे एक जना काम कर सकता है, सिंगल यूजर। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसा इंसान कमांड देगा वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करेगा, वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगले वाला क्वेश्चन है, यूनिक्स इज नोन फॉर बिंग। तो यूनिक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसके लिए जाना जाता है, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग से संबंधित होता है। तो एक से अधिक जो उपयोगकर्ता वो कार्य करेंगे इसके अंदर, इसे उसको क्या कहा जाता है, एक से अधिक उपयोगकर्ता का कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, यूनिक्स होता है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न स्तर की लैंग्वेज मानी जाती है। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज है। तो दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज के नाम से किसको जाना जाता है, असेंबली लैंग्वेज को जाना जाता है। तो अब अपन पर्सन में आपको बताऊंगा, अब अपन पर्सन करेंगे वेब डेवलपिंग से। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पिछले पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे, इसलिए अलग से पर्सन लेकर आया हूँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ। तो वो देख लो आप, अगर आप, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्सन आ गया तो आप में से काफ़ी बच्चे कर भी नहीं पाओगे, इसलिए लेकर आए एक्स्ट्रा पर्सन। विच लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। तो कौन सी भाषा का व्यापक रूप से उपयोग में की जाती है। तो वेब विकास क्या होता है, वेबसाइट वगैरह बनाने में कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप जो भी वेबसाइट खोलते हो वो पीछे जिसमें कोडिंग की जाती है, समझ में आ गया। जो आप देखते हो ना, काफ़ी बार आपने वीडियो देखे होंगे, टेक्निकल या मूवी देखे होंगे, जिसमें वो कंप्यूटर पे बैठा बैठा कुछ टाइप कर रहा था, 01 ऐसा कुछ होता है, जिसमें मतलब ऐसा डॉट वगैरह ऐसा पीछे चलता है बैकग्राउंड में, तो उसे लैंग्वेज बोला जाता है। तो वेब विकास में, वेबसाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, पाइथन किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है। तो हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब उच्च स्तर की भाषा का उदाहरण कौन सी है इसमें, पाइथन। तो पाइथन कौन सी उच्च स्तर की लैंग्वेज है, उसको पाइथन के नाम से जाना जाता है। पाइथन लैंग्वेज है जो, ये भी एक तरीके से कोडिंग के ही काम आती है, आपके वेबसाइट वगैरह बनाने के। अगले वाला है, हाई लेवल लैंग्वेज बिलोंग्स टू। तो कौन सी जनरेशन की जो भाषाएं हैं वो उच्च स्तरीय भाषाओं के जाना जाता है। तो जो तीसरी जनरेशन है ना, उसकी जो भाषाएं हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, उच्च स्तर की भाषा के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस पर आधारित है, मतलब आपका कोई वस्तु है तो वस्तु पे आधारित आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करी तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट या क्लासेस लिखा होगा, या फिर वस्तु या वर्ग से संबंधित जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो किससे होगी, ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित होगी। तो इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है।
तो कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो जावा है। तो जावा में आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। सी प्लस प्लस है, ये भी वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट के कार्य आती है ना। पाइथन है, इसका भी, ये भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, इस ये लास्ट कार्य करती है, मतलब वेबसाइट वगैरह को बनाने के कंप्लीट करने का कार्य इसी का होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज क्या होती हैं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी ऐप हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु जो बनवाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो इसमें से जो सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बाकी सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इनमें से। अगले वाला फंक्शन प्रोग्रामिंग फोकस ऑन। तो फंक्शन प्रोग्रामिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, फंक्शंस एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन। जो फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन, तो अब फंक्शन ही नाम आएगा क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। तो फंक्शन है वो प्रथम, अपने आप को प्रथम व्यक्ति के रूप में मांगती है फंक्शंस को। जो फंक्शन लैंग्वेज होगी वो फंक्शंस को ही प्रथम व्यक्ति के रूप में देखती हैं, अपना प्रथम कर्तव्य के रूप में देखती हैं, क्योंकि उसको कमांड ही वही मिलता है कि आपको जो फंक्शंस दिए गए हैं उस पर ही कार्य करता है। तो वेबसाइट पे आप देखते हो ना, होम बटन, वीडियो सेक्शन हो गया, प्लेलिस्ट सेक्शन हो गया यूट्यूब पे, तो यही होता है उसका फंक्शन वाला सिस्टम। प्रोलोंग किस प्रोग्रामिंग पद्धति पर आधारित है? तो प्रोलोंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। तो किस पे है, लॉजिक पे डिपेंड करती है, तर्क पे डिपेंड करती है। जो प्रोलोंग है वो तर्क आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको मार्कअप लैंग्वेज के नाम से ही जाना जाता है, इसका यही सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। तो इनमें से स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कौन सी होती है, मतलब स्क्रिप्टेड लैंग्वेज क्या होती है, जो फिक्स होती है एकदम, जिसको आपको यूज करना, ये मतलब एकदम इंग्लिश की तरह से लैंग्वेज होती है, जैसे भाषा में फिक्स वर्ड होते हैं ना, ऐसे ही पाइथन के भी फिक्स चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रिप्टेड भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पर्सन आएंगे ऐसे इसी भाषा में पूछे जाएंगे, और ऐसे पर्सन अगर आपके सामने आ गए तो आपको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, अच्छे से करके चले जाना वेब डेवलपमेंट से संबंधित पर्सन भाषा से। विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए सामान्यतः किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो एंड्रॉयड ऐप है उसको डेवलपमेंट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जावा का। तो जावा लैंग्वेज है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है एंड्रॉयड ऐप को बनाने के लिए। समझ में आ गया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जावा लैंग्वेज का प्रयोग में लिया जाएगा। विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर iOS ऐप डेवलपमेंट। तो iOS होता है ना, जो एप्पल जो जिस चीज़ पे कार्य करता है उसको iOS सिस्टम बोलते हैं, और जो अपन जो नॉर्मल फ़ोन यूज करते हैं एप्पल के अलावा वो एंड्रॉयड वर्जन पे काम करते हैं। तो दोनों के आपको पता है, एप्पल का एप्पल स्टोर होता है, उस पर भाई आप हर कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, और एंड्रॉयड का प्ले स्टोर होता है, समझ में आएगा, गूगल प्ले स्टोर होता है और उसका खुद का एप्पल स्टोर होता है। तो दोनों पे ऐप अलग अलग बनते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप चल रहा है ज़रूरी नहीं कि वो एप्पल पे चले, ये तो आपको भी पता होगा। तो जो iOS उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS होता है, उस पर ऐप बनाने के लिए आपको किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो स्विफ्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फ्रंटेड वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको किस प्रकार की भाषा का उपयोग में लिया जाता है, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो कौन सी भाषाएं, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनका उपयोग में लिया जाता है। याद रख लेना, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए CSS लैंग्वेज, HTML और जावास्क्रिप्ट इनका उपयोग में लिया जाता है। व्हाट लैंग्वेज इज यूज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन वेब डेवलपमेंट। तो जो सर्वर पे जो स्क्रिप्टिंग की जाती है उसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाता है, PHP भाषा का यूज लिया जाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज विद द रिएक्ट नेटिव फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। तो रिएक्ट नेटिव में क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाने के लिए, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज में लिया जाएगा। तो याद कर लेना कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स होते हैं उनको बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज में लिया जाता है। फ्लटर ऐप में मुख्य रूप से कौन सी भाषा यूज की जाती है, तो ड्राफ्ट लैंग्वेज है उसका यूज किया जाता है फ्लटर ऐप को बनाने में।
डायनेमिक वेबसाइट के बैक एंड पे आमतौर पर किस पे बनाया जाता है? तो कोई भी वेबसाइट होती है ना, कोई भी वेबसाइट होती है तो उस पर आप जस्ट क्लिक करते हो कि टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें, तो आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाते हो। ऐसे काफ़ी वेबसाइट में देखा होगा आपने। लेकिन ऐसी जो वेबसाइट होती है ना, उनके जो बैक एंड, जो पीछे का जो बैकग्राउंड बनाया जाता है वो कौन सी लैंग्वेज पे बनाया जाता है? वो पाइथन में, नोड जेएस और पीएचपी लैंग्वेज में बनाया जाता है। तो देखो कितने लॉजिकल पर्सन लेकर आया हूँ, इनमें से पक्की बात है कोई ना कोई पर्सन जरूर आ जाएगा आपके सामने। टू स्टोर डाटा इन वेबसाइट विच इज यूज, तो आपको पता है आप वेबसाइट पे जो डाटा स्टोर करते हो, आप कहते हैं सरकारी रिजल्ट पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो, तो वो सब चीज़ें तो डाटा स्टोर किया जाता है वो वेबसाइट पे, उसको कहाँ यूज किया जाता है? एसक्यूएल में यूज किया जाता है। समझ में आ गया आपको? वेबसाइट में डाटा संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसक्यूएल का प्रयोग में लिया जाता है। तो ये तो थी आपकी जो इम्पोर्टेंट है वेब डेवलपमेंट से संबंधित पर्सन, मैंने सारे करवा दिए थे। अब यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं अपन। यूनिट नंबर सेकंड है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से उसको यूआरएल को जाना जाता है। अगले वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र के क्या क्या उदाहरण है? तो गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ये कि सारे के सारे उदाहरण है सर्च इंजन के। लेकिन मोजिला फायरबॉक्स है वो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। और क्या होते हैं? क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और जो आपका हो गया, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र के उदाहरण आपके, ठीक है, अच्छे से याद। क्रोम हो गया, और ये जो आपका है मोजिला फायरबॉक्स हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, और यूसी का तो नाम ही है वैसे ब्राउज़र के नाम से तो उसको नहीं कर सकते। ओपेरा मेन्यू हो गया, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। सर्च इंजन पे क्या होता है? आप अपने वेबसाइट वगैरह को सर्च करने जाते हो, और वेब ब्राउज़र आपको जो वेबसाइट वगैरह उनको ब्राउज़ करने के लिए या फिर जो ऐप वगैरह को चलाने के लिए मदद देता है। अगले वाला है www की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी है फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्ब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वेबसाइट को खोलने का। तो आपको क्रोम खोल के क्या करते हो? वेबसाइट खोलने का ही तो कार्य करते हो। सरकारी रिजल्ट खोल दी और कोई वेबसाइट खोल दी, तो वही होता है कि वेबसाइट वगैरह को चलाने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग में किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द ट्रांसफर वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? HTTP को यूज में लिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज में लिया जाता है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये टेक्निकल पर्सन है, याद कर लो इसको अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का क्या कार्य होता है? जानकारी ढूंढना, टू नो द इन्फॉर्मेशन। तो जानकारी आप ढूंढते हो, सर्च इंजन पे क्या जाते हो? वेबसाइट वगैरह में जाकर आपकी जो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का कार्य करते हो ना, तो वही होता है सर्च इंजन का कार्य होता है इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का, और जो वेब ब्राउजर का कार्य होता है वेबसाइट को चलाने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग द ईमेल्स। तो इनमें से किसका प्रयोग ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है? तो किसका प्रयोग होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप तो सिंपली अपने दोस्त के पास ईमेल भेजते हो, लेकिन वो कैसे कार्य करता है? सबसे पहले ये कहाँ पर जाता है आपके पास? ये जो सिंपल मेल है, ये आपने जो मेल भेजा वो सर्वर पे जाएगा, गूगल में जीमेल के सर्वर से वेबसाइट पे उसके जो फिर आपके जो इंटरनेट से जो सैटेलाइट के पास जाएगा, सैटेलाइट से फिर से वापस जो रिसीवर होता है, रिसीवर का जो जीमेल का जो सर्वर होगा उसके पास जाएगा, और फिर आपके पास दोस्त के पास जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है इसी को क्या बोला जाता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज ए डिजिटल सिग्नेचर यूज फॉर। तो डिजिटल सिग्नेचर का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दस्तावेज की सुरक्षा और प्रमाणीकरण के लिए। तो अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो जो आपको पता है वो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा? सिक्योरिटी उसकी बढ़ जाएगी, और ये उसकी ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये जो जिसने भेजा वो सही व्यक्ति है, सही व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का क्या उदाहरण है? तो इसमें से जो अमेजोन है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। अब और काफ़ी चीज़ें वो भी बता देता हूँ। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और स्नैपचैट हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके। यूट्यूब हो गया।
उसके अलावा गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है ना ड्राइव हो गया, और जो वन ड्राइव हो गया, ये सारे के सारे क्लाउड स्टोरेज के लिए जाने जाते हैं। समझ में आ गया। अब चारों पर्सन में मैंने चार अलग अलग चीज़ें बता दी आपको। और जीमेल और मेल, ये तो आपको पता है मेल ट्रांसफ़र करने की चीज़ें हैं। व्हाट इज़ ए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज यूज फॉर, तो क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो मैंने आपको पहले बताया है, गूगल ड्राइव का उदाहरण देके बताया था कि पीडीएफ वगैरह है वो आप कहीं पे, गूगल ड्राइव होती है उस पर आपने पीडीएफ स्टोरेज करके रख रखी होंगी, है ना। और ये जो आपकी फ़ोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सब कुछ स्टोरेज कर रखा है, तो जहाँ पर आप फाइलें स्टोर कर सकते हो और उन्हें फिर से एक्सेस कर सकते हो, तो वही क्या कहलाता है, क्लाउड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है उसको। एम कॉमर्स इज नाम नोन एज, तो एम कॉमर्स किसके लिए नाम जाना जाता है, एम मतलब मोबाइल कॉमर्स। तो काफ़ी लोग क्या होते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया और अपने प्रोडक्ट वगैरह बेचते रहते हैं, तो उसे जाना जाता है एम कॉमर्स के नाम से। समझ में आ गया। तो इसे मोबाइल फ़ोन के कॉमर्स के नाम से जाना जाता है कि मोबाइल पे आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस करते हो, उसी को कहा जाता है एम कॉमर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोबाइल फ़ोन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो देखो सोशल मीडिया नहीं पूछकर सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रश्न पूछ रही है यहाँ पर, तो कौन सी है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, विकीपीडिया एक वेबसाइट है, याहू एक सर्च इंजन है, और अमेजोन ई कॉमर्स वेबसाइट है। समझ में आ गया। तो फेसबुक कौन सी है, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो जहाँ पर लोग आपस में जुड़े होते हैं, अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं, कंटेंट शेयर कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। विच इज़ द वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, तो आप पता है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, जब आपने भी जब कोरोना के समय जूम वगैरह पे क्लासेस ली होगी, उसी को क्या कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। तो लाइव वीडियो के माध्यम से बैठक करने को क्या कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू लॉग इन एन ईमेल अकाउंट, तो किसी भी व्यक्ति को अपना जो ईमेल अकाउंट को लॉगिन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति का अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, तो आप उसके खाते को क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इसीलिए आपका यूज़र नेम तो शेयर कर दो, लेकिन पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के क्या उदाहरण होते हैं ये भी समझा देता हूँ। एक लेटर आपका कैपिटल होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर होगा, और एक उसमें नंबर होगा। तो समझ में आ गया। जैसे मैं आपका उदाहरण दूँ, आपका नाम है सुमित, सुमित का एस बड़ा, यू छोटे, MIT आ गया, @ लगा दिया या हैशटैग लगा दिया, आपने किसी का भी प्रयोग कर लिया, और 1 2 4 5 आपने इसका यूज किया, तो ये क्या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की श्रेणी में आएगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट, तो ईमेल अटैचमेंट का क्या होता है, तो आपको पता है कोई भी ईमेल होती है और उस पर आप क्या करते हो, ईमेल पे अपनी PDF शेयर करते हो, फोटो शेयर करते हो किसी को, तो वहाँ पर देखना अटैचमेंट लिखा होगा, तो वो क्या होता है, फाइल वगैरह शेयर करना ईमेल पे, ये उसी को क्या कहा जाता है, ईमेल अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर थ्रेट, तो इनमें से कौन सा साइबर थ्रेट होता है, तो आपको पता है राउटर होता है वो इंटरनेट को कनेक्टिविटी से संबंधित होता है, मॉडेम भी वही होता है, फायरवेल क्या होता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी में कार्य आता है, लेकिन मॉलवेयर है ये एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर पे हैक करने का कार्य करता है, तो यही होगा साइबर थ्रेट से संबंधित होगा। अगले वाला, विच इंडिकेट ए सिक्योर वेबसाइट इन ए ब्राउज़र, तो कोई भी ब्राउज़र होता है उसमें सिक्योर वेबसाइट कैसे पता चलेगी, जिस वेबसाइट के पहले HTTPS लगा हो वो वेबसाइट क्या होगी, सिक्योर होगी, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। समझ में आ गया आपको। अब आप जाना और क्या करना, आप जाकर के यूट्यूब खोलना, समझ में, यूट्यूब खोलोगे क्रोम पे जाकर, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, https.youtube.com, ठीक है। अभी जाओ और सिंपल यूट्यूब नहीं, क्रोम पे जाके यूट्यूब को खोलो, फिर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सिक्योर सील्स लाइक द वेरीसाइन और ट्रस्ट पे, तो वेरीसाइन और ट्रस्ट पे का क्या होता है, तो वेबसाइट की सुरक्षा और वैधता दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, वेरीसाइन और ट्रस्ट पे का। तो ये क्या होते हैं, ये मतलब वेबसाइट की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए इन सब ऐपों का प्रयोग किया जाता है, जिनका नाम क्या होता है, वेरीसाइन व ट्रस्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ब्राउजिंग इक्विटी, तो गुड ब्राउजिंग से शिष्टाचार से क्या संबंधित है, तो आप हर किसी लिंक पे क्लिक कर दोगे तो क्या आपको पता है लिंक पे फ्रॉड लिंक भी होते हैं जो आपका हैक कर सकते हैं, आपको अनजान वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको पता नहीं उसका क्या पर्पज है,
और किसी को अपने पासवर्ड शेयर कर ले तो हैक कर सकता है। लेकिन विश्वसनीय वेबसाइट पर जाके ब्राउज करोगे तो वो क्या होगा, एक गुड ब्राउजिंग से संबंधित है। विच कंसिडर हैज ए इनइथिकल ऑफ IT यूज, तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका आपका अनइथिकल अनैतिक या अवैध उपयोग क्या होता है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी पायरेसी करके, तो आपने भी कभी ना कभी मूवी है वो जो टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड करके देखी होगी, तो वो भी पायरेसी का उदाहरण होता है। या फिर आपने कोई ऐसा ऐप का उपयोग किया जिसमें लाइसेंस का यूज होता है ना, और आप क्या करते हो, बिना लाइसेंस के यूज करते हो। ऐसे भी नहीं समझ में आए तो कि आपने कंप्यूटर में विंडो डालते हो, विंडो चलाने के लिए आपको पता है कि की लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है जो 7-8 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, 50 रुपये की CD लेकर आते हैं बाजार से और वो डाल लेते हैं वहाँ से विंडो। तो यही आता है साइबर पायरेसी के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको। विथ इंडियन लॉ डील विद द साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम से संबंधित कौन सा है, इंडिया टेक्नोलॉजी लॉ है 2008 का, वो साइबर क्राइम से संबंधित है। कॉपीराइट इज मेनली रिलेटेड टू, तो कॉपीराइट किससे संबंधित होता है, मुख्यतः रचनात्मक कार्य जैसे कोड लिखना, संगीत हो गया, लेख हो गया, किताब हो गई, इस सब चीज़ों से संबंधित। तो कोई का म्यूजिक आप कॉपी करके सेम टू सेम अपलोड कर दोगे तो कॉपीराइट लग जाता है। किसी के कंटेंट को सेम टू सेम कॉपी करके डाल दोगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। आपकी जो सीरीज़ पढ़ते हो अगर इसको भी कॉपी करके बेचने का प्रयास करोगे, तो आप सीरीज़ खोलो स्टार्टिंग में, उस पर लिखा होगा कॉपीराइट से संबंधित एक पूरी लाइन लिखी होगी, वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कॉपीराइट क्या होती है। आप जो सीरीज़ होगी ना आपके पास किसी की भी जो हिंदी साहित्य या कोई भी सब्जेक्ट की होगी, उसको खोल के देख लेना, पता चल जाएगा आपको। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा से संबंधित क्या है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर कोड है वो किससे संबंधित है, एक बौद्धिक संपदा से संबंधित है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी से संबंधित क्या है कि बिना किसी लाइसेंस के सॉफ्टवेयर की कॉपी करके या उपयोग करना। तो मैंने बताया था ना आपको कि लाइसेंस नहीं लिया आपने उसका और उसको आपको पायरेसी करके यूज़ कर रहे हो, और उसका एग्जांपल भी दे दिया। जो 50 रुपये वाली आप विंडो खरीद के यूज़ करते हो ना, बाजार से लाकर डाल लेते हो, वही विंडो पायरेसी का उदाहरण होता है। इलीगल भी होती हैं सब चीज़ें। GPL लाइसेंस इज एसोसिएटेड विद, तो GPL लाइसेंस किससे संबंधित होती है, GPL होता है फ्री व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग हम मतलब जैसे गूगल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, जिन पे अपन फ्रीली कोई भी अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उन्हें ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करते हैं, किस पे काम करते हैं, ये कौन सा लाइसेंस देके रखते हैं, GPL लाइसेंस देकर रखते हैं सभी को, मतलब कोई भी यूजर को यूज कर सकता है। अगले वाला फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स फॉर, मतलब मुफ्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर क्या होता है, FOSS का क्या अर्थ होता है, तो FOSS का क्या अर्थ होता है, सॉफ्टवेयर जिसे कोई भी मुफ्त में उपयोग कर सकता है, संशोधित कर सकता है, साझा कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, FOSS कहा जाता है। मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी है वो सॉफ्टवेयर को उपयोग ले सकता है फ्री में और शेयर भी कर सकता है। व्हाट इज़ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं इसमें से, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका स्वामित्व किसी कंपनी के पास होता है। तो जैसा कि आपने कैनवा हो गया, है ना, और या जो कोई भी कंपनी से संबंधित जो ऐप होते हैं ना, जिसको सिर्फ वो कंपनी यूज कर सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। तो रिलायंस कंपनी है, वो अपने कर्मचारियों के लिए स्पेशल से रिलायंस का जो एक अलग ऐप देती है जिसमें उनके से संबंधित जो सूचना आती रहती है, तो वही क्या प्रोप्राइटर ऐप का उदाहरण होता है। व्हाट इज साइबर लॉ कंसर्न विद, तो साइबर लॉ का किससे संबंधित है, तो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में अपराधों से संबंधित जो कानून होते हैं वो साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। तो अगर कोई हैकिंग करता है या किसी की गलत इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, पैसे वगैरह चोरी कर लेता है किसी के फ़ोन पे वगैरह को हैक करके, तो वही किससे संबंधित आएगा, साइबर लॉ से संबंधित आएगा। तो भारत में डिजिटल लेन देन और साइबर अपराध से कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, IT एक्ट 2000 है, वो क्या करता है, आपको डिजिटल लेन देन से संबंधित, मतलब आप रुपये ट्रांसफ़र करते हो ऑनलाइन, अगर कोई प्रकार का फ्रॉड हो जाएगा तो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आएगा। और इसी एक्ट के अंदर 2008 के अंदर क्या किया गया था, अमेंडमेंट भी किया गया था, बदलाव भी किया गया था, जिसमें बहुत से नए कानूनों को जोड़ा गया था। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग द साइबर क्राइम, तो इनमें से कौन सा है जो आपको साइबर क्राइम को रोकने में सहायक होता है,
तो कौन सा होगा? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, अगर आप यूज़ करोगे तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हो, ये आपको भी पता है। यूएसबी शेयर करोगे तो हो सकता है किसी कंप्यूटर में वायरस हो, आपके कंप्यूटर में आ जाए। पब्लिक वाईफाई का यूज़ करोगे तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको पता, आप क्या करते हो, मेट्रो में जाते ही मेट्रो को वाईफाई यूज़ करने लग गए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह के जो होते हैं, इस पर कोई भी हैकर उनको आराम से हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ओपन ईमेल अटैचमेंट, तो कोई भी जो ईमेल है जो आपका, जिसको नहीं जानते किसने भेजी तो उसमें भी वायरस वगैरह हो सकते हैं, तो इसको भी नहीं खोलना चाहिए आपको। तो इसमें से सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही ऐसा एग्जांपल होगा जो आपको साइबर क्राइम से बचा सकता है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक हानिकारक प्रोग्राम जो फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस क्या होता है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये ऐसे समझ लीजिए जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, तो वही बैक्टीरिया की तरह कंप्यूटर में भी वायरस काम करता है। ये कंप्यूटर को बीमार करने का कार्य होता है इसका। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलवेयर? तो मॉलवेयर का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो मॉलवेयर का इनमें से कौन सा उदाहरण है? ईमोटेट, EMOTET, ये कौन सा एक मॉलवेयर का उदाहरण है। अगले बार है रैंसमवेयर अटैक्स यूजुअली। तो रैंसमवेयर हमले सामान्यतः में क्या करते हैं? वो डाटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मारने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी मान ले, जैसे समझ लीजिए आप, कोई भी एक बहुत बड़ा कंपनी थी, उस कंपनी के डाटा को उन्होंने हैक कर लिया और फिर कह रहे हैं कि आप हमें 50 करोड़ रुपए दो तभी तो आपका डाटा देंगे। तो यूट्यूब को हैक करके उसे कह रहे हैं कि भाई आप मुझे कम से कम 5,000 करोड़ रुपए दो तब मैं यूट्यूब को खोल के दूंगा। तो ऐसे प्रकार के अटैक क्या कहा जाता है? रैंसमवेयर में कहा जाता है। ऑनलाइन फिरौती मांगने का कार्य होता है रैंसमवेयर ऐप का। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? तो किसी की पहचान को चोरी करके गलत प्रयोग करना। तो किसी के आप पर्सनल या प्राइवेट चीज़ों जो कॉपी करके क्या कर सकते हो, उसका गलत उपयोग कर सकते हो, उसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जाना जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डीओस का उद्देश्य क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक का क्या उद्देश्य होता है? सेवा को बाधित करना। तो आपको पता है DOS क्या होता है? जो वेबसाइट वगैरह होते हैं वहाँ पे आप देखते हो ना, पॉपअप 404, तो ये देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है? वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह आ जाता है, तो उस ट्रैफिक, तब जो पॉपअप 404 दिखाता है ना, तो इसमें क्या होता है? वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो क्या हो गई? वेबसाइट क्रैश हो सकती है, वेबसाइट ख़राब हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए वहाँ पर आपको पॉपअप है 404 देखने को मिलता है। तो वो क्यों काम करता है? वो डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए काम करता है, मतलब अब आप इस वेबसाइट को नहीं खोल सकते। तो इसका क्या होगा? सेवा को बाधित करने के लिए कार्य करता है, ताकि वेबसाइट है वो क्रैश होने से बच जाए। अगला, एसक्यूएल इंजेक्शन का किस में प्रयोग किया जाता है? तो डेटाबेस में अनाधिकृत जानकारी निकालने के लिए। तो क्या करते हैं लोग, जो कोई भी डेटाबेस होता है, कोई सर्वर होता है, उससे कोई भी जानकारी निकालने के लिए उसको हैक कर लेते हैं। तो उस हैक को क्या कहलाता है? एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या करते हैं? पहले आपके पास एक सही इन्फॉर्मेशन में थोड़ा वायरस डालकर भेज देंगे। अब वो वायरस क्या करेगा? वहाँ पर पहुँचेगा, डाटा कॉपी करके आपके पास वापस भेज देगा। तो इसे कहा जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से बोला जाता है। अगला, फिशिंग अटैक किससे संबंधित है? तो फिशिंग अटैक किससे संबंधित है? कोई भी नकली ईमेल भेजकर यूजर की जो संवेदनशील, जो इंपॉर्टेंट जानकारी चुराने का कार्य करता है, उसे फिशिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आपको ईमेल भेजी, आपको लिंक पे लिखा गया कि आपको सरकारी जॉब लग गई आपकी, आपने इस जो आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है, ऐसे समझो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक किए, आपने लिंक पे क्लिक किया और आपकी जो जो जितनी भी पासवर्ड वगैरह थे, सारी वेबसाइट का पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह उनको चुरा लिया। तो उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग के नाम से जाना जाता है। पर्सनल जानकारी चुराने के लिए फिशिंग का उपयोग में होता है। यह भी एक तरीके का वायरस अटैक होता है। अगला, व्हाट इज फायरवॉल? तो फायरवॉल क्या एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क को सुरक्षित एक्सेस से बचाता है। तो आप मान लो कि कभी कभी जो पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन नहीं कनेक्ट होता उनसे, या फिर ऐसे बताओ कोई काफ़ी बार जो आपने देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट है जो क्रोम पे खोलते हो तो आपको नहीं खुलती हैं, है ना, उसमें HTTP एरर दिखा देता है, प्राइवेसी एरर के नाम से आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने का कंट्रोल किस में करता है? फायरवॉल का काम होता है। तो एक तरीके की वॉल होती है आप एक गलत वेबसाइटों के बीच में और नेटवर्क के बीच में। व्हाट इज द पैसिव अटैक? तो इनमें से पैसिव अटैक कौन सा है? तो पैसिव अटैक है इवांस ड्रॉपिंग है, वो एक पैसिव अटैक से संबंधित है।
व्हाट इज़ द मैन इन द मिडल अटैक मीन्स, तो दो पक्षों के बीच में गुपचाप जानकारी को सुनना और बदलने को क्या कहा जाता है, MITM। तो आपका जो फ़ोन है उसका व्हाट्सअप हैक कर लिया, और आप जो बात कर रहे हो, आपका दोस्त कोई बात कर रहा है, उसको जो हैकर वो बीच में सुन रहा है, तो उसी को क्या कहा जा सकता है, मैन इन द मिडल के नाम से जाना जा सकता है। और वो क्या करेगा, तो आप जो मैसेज भेज रहे हो आपके दोस्त के पास, उसको एनक्रिप्ट करके दूसरे में भेज सकता है। तो समझ में आ गया आपको ए मैन इन द मिडल का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी की मेन गोल क्या होता है, नेटवर्क में अवैध पहुंच को सुरक्षित करना। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन गोल यही होता है कि नेटवर्क में जो अवैध रूप से लोग पहुंच जाते हैं ना, उनको इस चीज़ से बचाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पासवर्ड अटैक्स एम्स फॉर, तो पासवर्ड को क्रैक करके उसे ऐसे एक्सेस कर लिया जाता है, यही क्या कहलाता है, पासवर्ड अटैक के नाम से जाना जाता है उसको। अगले वाला एडवेयर इज ए टाइप ऑफ मॉलवेयर, तो एडवेयर होता है जो काफ़ी बार आप नहीं देखते हो, काफ़ी लोगों के फ़ोन में ना ऑटोमेटिक ऐड वगैरह चलने जाते हैं, तो वो क्या होता है, एडवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, विज्ञापन दिखाता है और यूजर को ट्रैक करने का कार्य करता है। 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यूबल एसेट ऑफ द नेटवर्क, तो जो नेटवर्क होता है उसका वैल्यूबल मूल्यवान संपत्ति कौन सी होती है, तो डाटा वो मूल्यवान संपत्ति होती है कोई भी नेटवर्क की। अगले वाला रिस्क मैनेजमेंट इन द साइबर सिक्योरिटी यूज फॉर, तो साइबर खतरों को पहचाना और उनका मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, रिस्क असेसमेंट कहलाता है। तो ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित पार्ट नंबर 3 था, वो मैंने करवा दिया है, और बाकी के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को आप जरूर से देख लेना जो चैनल पे पहले से अपलोडेड है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।